नमस्कार। स्वागत है रचना वंशी के साथ गोदान की चौपाल में। आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं और मैं आपको अब तक 51 अध्याय पढ़ के सुना चुकी हूँ। आज 52 यानी 52वें अध्याय की चैप्टर को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 51st चैप्टर तक थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या हो रहा था। गोबर आ गया है शहर से पैसे कमाकर, और उसके आने से जो गांव में हलचल हुई है उसी को प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। और 51st चैप्टर में आपको याद होगा कि वो उन सब लोगों के यहाँ जा रहा है बारी बारी से, जो उसे लगता है कि जिन लोगों ने उसके माता पिता को और उसके परिवार को प्रताड़ित किया और परेशान किया। और इसी कड़ी में वो अंत में भूला से भी मिलता है जाके, जो गोबर की प्रेयसी है उसके पिता। और वहां जब जाता है तो वो तलखी तो शुरू में सभी से है उसकी, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं अपने सारे पृष्ठों में कि कैसे गोबर का जो बदला हालचाल है, जो आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ हुई है, तो कैसे धीरे धीरे वो सारे आलोचक जिन्होंने मिलकर के होरी के परिवार को इस बात पर प्रताड़ित किया कि वो कैसे एक लड़की को बिन ब्याही गर्भवती करके छोड़ गया अपने घर, अब वही लोग कैसे धीरे धीरे मधुर स्वभाव के होते जा रहे हैं और कैसे न केवल अच्छे से बातचीत कर रहे हैं बल्कि उससे याचना भी कर रहे हैं कि किसी तरह को वो भी शहर में उनके लिए भी कोई वो जुगाड़ कर दे और नौकरी लगा दे, किसी की बेटे की नौकरी लगा दे, कोई खुद अपना कुछ वहां पर स्थापित करना चाहता है। तो ये सब चल रहा है और कैसे वहां के गांव के युवा गोबर के फैन हो गए हैं और पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये सब 51st चैप्टर तक आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज मैं आपको 52वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले ही 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियां होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगते हैं। सेमरी भी अपवाद नहीं है। सेमरी यानी गोबर का गांव। महाजन की धमकियां और कारिंदों की गालियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, पर कोई परवाह नहीं है। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भांग छनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर यह जलसा कराए। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया था और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग लुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद हैं, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ, सिर भर बादाम गोबर खुद लाया था। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्मा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है, रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है और केवल भंग ही नहीं, जितने गाने वाले हैं सबका नेवता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा, और बोली की नकल करने में तो उसका कोई सानी ही नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोली बोल दे, आदमी की भी और जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वो कर लेता है, पटवारी की नकल वो करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है वो। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है। अब की बार गोबर ने उसके लिए सभी सामान भी मंगवा दिया है और उसकी नकलें देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा है। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वालों की भीड़ हो गई। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गया और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी नहीं मिली। वही खलवाट सिर, वही मूछें, वही तोन बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही हैं। ठाकुर ठकुराइन की रसिक नेत्रों
ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई भी जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती हैं कि अभी तो कोई नई लवेली लाए, उसे तो लाया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए। अच्छा, वो ताना मारती हैं कि तभी पहली ठकुराइन, आप समझ रहे हैं ना, उनकी 2 ठकुराइन है, तो वो उनसे जब वो कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं उनसे कि तुम अभी भी एकदम नवयौवना लगती हैं, तो वो ताना मार रही हैं कि तुम इसीलिए दूसरी ले आए हो। उसे तो लाया हूं तुम्हारी सेवा करने के लिए कि वो तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी ये वाक्य सुन लेती है, मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेते हैं, छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी हैं। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहां हो वहां जाओ, मैं तो लौंडी हूं, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूं। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वो बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़ के रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिख जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वे चकरा कर पूछता है, ये तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं है, 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 ही हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद हुए? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह 5 भी मेरी ओर से आप रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी बचा 1 वह आपके क्रियाक्रम के लिए। इस तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई। और फप्तियों में चाहे कोई नयापन न हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था, दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंस रहे थे। रात भर भड़ैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जुबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे मुखिए तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुरी सिंह तो दिल लगी बाज आदमी थे, इसे दिल लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बहुत बुरी आदत थी। और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे और सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका लेते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असह्य था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को वो भस्म कर देते, ऐसे श्राप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में श्राप का असर ही नहीं होता, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकालकर बोले, क्या आज भी तुम काम करने नहीं चलोगे होरी? और अब तो तुम अच्छे हो गए हो, मेरा कितना हरज हो गया ये तुम नहीं जानते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वो तुम्हारी मंजूरी नहीं करेंगे। अब वो तुम्हारी मंजूरी नहीं करेंगे, हमें ऊख भी बोनी है। दाता दीन ने सुरती फाकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ने, काम तो करना होगा, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे? नहीं, तो हमारे रुपए सूद में दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिला के 200 होते हैं। हमने समझा था 300 रुपए महीने सूद कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं है, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दे दिए तो उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते हैं, मूल ज्यों का त्यों बना रहता है। ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूं, तो मैं गांव घर का समझकर आधाने रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी काफी हो गई है।
गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए लिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इस तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 100, 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? हूरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपए के 200, 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठिकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66, उसके ऊपर 70 रुपए ले लो, इससे बेसी 1 कौड़ी नहीं दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो ना होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपए ले लूं, नहीं अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन नहीं पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी नहीं जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो अपने पूरे 200 रुपए का लेके दिखा दूंगा। तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर आओगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट गए। गोबर अपनी जगह पर बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मच गई। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकालेगी। भगवान न करें कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। बंस में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो उठा। आज मैं आपको इतना ही सुनाऊंगी, क्योंकि अब ये फिर से लंबा चलने वाला है। होली हो चुकी है, सबका जिसको कहते हैं होरी ने सबका मजाक उड़वा दिया है अपने होली की रास रंग में, और अब उसे गांव वालों से सीधे लोहा लेना है, ऐसे साहूकारों से जो हर व्यक्ति उसके दरवाजे पर आके क्लेम करने वाला है कि उसके पास उनके रुपए हैं। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि होरी की अच्छी आर्थिक स्थिति किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। सब अपनी अपनी तरीके से प्रतिशोध लेने के फेर में है। अगली बार मिलती हूं 53वें अध्याय में। बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना वंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।